जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण बिंदु दिल्ली सल्तनत के महत्वपूर्ण तथ्यों का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा। यह क्लास सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्लास आपके लिए फायदेमंद साबित होने वाली है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे अपने क्लास को। देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट दिया है अलबरूनी, जो कि 1000 ईस्वी की बात की जा रही, मतलब इसके आसपास का है ना। ये खीवा का प्राचीन नाम है, ख्वारिज्म देश का निवासी था। महमूद गजनबी के भारत विजय के पहले वह एक विद्वान तथा राजनयिक के रूप में खीवा वंश के अंतिम शासक के दरबार में था। मतलब महमूद गजनबी ने जब भारत विजय नहीं किया था उसके पहले ये खीवा में राजनयिक के रूप में रहता था। महमूद गजनबी के भारत आक्रमण के समय वह उसके साथ भारत आया था। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि अलबरूनी किसके साथ भारत आया था, तो ये महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। आगे यहाँ पर दिया जा रहा है मनुची, ये 1653 से 1708 की बात है ना। यह इतावली यात्री था, इतावली मतलब इटली का यात्री था। 14 वर्ष की अल्पायु में ही अपने गृह नगर वेनिस से भागकर एशिया माइनर और फारस की यात्रा करते हुए भारत आ पहुंचा था। मतलब ये 14 वर्ष की उम्र में ही क्या किया, अपने घर से भाग जाते हैं और एशिया माइनर और फारस की यात्रा करते हुए भारत आ जाते हैं। इसने शहजादा दारा सिकोह की सेवा में तोपची के रूप में नौकरी की। मतलब दारा सिकोह के यहाँ ये तोपची की नौकरी करता है। तोपची मतलब जो तोप चलाने वाले होते हैं उसके पद पर काम करता है। बाद में चिकित्सक का पेशा अपना लेता है। स्टोरियो दो मोगोर नामक संस्करण लिखा, जिसे 17वीं शताब्दी में भारत का दर्पण कहा जाता है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये क्या था, दारा सिकोह के समय में आया था। ये शुरू में तोपची था, बाद में चिकित्सक बन जाते हैं। और फिर इसने स्टीरियो दो मोगोर नामक संस्करण लिखा है, जिसे 17वीं शताब्दी के भारत का दर्पण कहा जाता है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है कि 17वीं शताब्दी में भारत का दर्पण किसे कहा जाता है, तो स्टोरियो दो मोगोर, ये जरूर याद रखिएगा। आगे यहाँ पर दिया इब्न बतूता, ये 1333 से लेकर 1347 की बात की जा रही है। यह मोरक्को का यात्री था। तो ये सबसे पहले तो यही क्वेश्चन बनता है कि ये कहाँ का यात्री था, मोरक्को का यात्री था। वह सल्तनत काल में मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत आया था। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक, ये याद रखिएगा। इब्न बतूता तुगलक के काल में भारत आया है ना। महमूद गजनबी के समय में कौन आया है, कमेंट करके बताइएगा, है ना। आगे यहाँ पर दिया जा रहा है कि बाद में 1342 में उसे अपना दूत बनाकर चीन भेजा। अब मोहम्मद बिन तुगलक क्या करते हैं, इसे अपना दूत बनाते हैं और 1342 ईस्वी में कहाँ भेज देते हैं, चीन भेज देते हैं। इब्न बतूता ने रेहला नामक पुस्तक में अपने यात्रा वृत्तांतों का वर्णन किया। देखिए आपने पिछली क्लास में, इससे पहले की वीडियो में देखा था रेहला, ये किसकी पुस्तक है, इब्न बतूता। ये इसका यात्रा वृत्तांत है, मतलब इसमें वो कहाँ कहाँ यात्रा करता है, कैसे करता है, इसका जिक्र किया जा रहा है। ट्रेवर्नियर 1638 से लेकर 1663 का वर्णन यहाँ पे होगा। फ्रांसीसी यात्री ट्रेवर्नियर ने शाहजहां के शासनकाल में अपनी यात्रा प्रारंभ की थी। वह पेशे से जौहरी था। देखिए ये ट्रेवर्नियर फ्रांस का था, पहला पॉइंट याद रखिएगा। ये शाहजहां के काल में मतलब यात्रा प्रारंभ करता है और पेशे से जौहरी था, है ना। फिर आगे बताया जा रहा है 1638 से लेकर 1663 ईस्वी के बीच उसने 6 बार भारत की यात्रा की। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ट्रेवर्नियर ने कितनी बार यात्रा की है, 6 बार यात्रा की है। अपनी यात्रा का विवरण इसने ट्रेवल्स इन इंडिया नामक पुस्तक में किया है। तो ट्रेवल्स इन इंडिया ये किसकी पुस्तक है, ट्रेवर्नियर की है। इसमें इसने बताया कि भारत में यात्रा का अनुभव इसका कैसा रहा है। दोस्तों अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो आप इन दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
अगर अभी तक आपने प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया है तो आप ज़रूर इंस्टॉल कीजिएगा, क्योंकि एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप किसी भी कोर्स को परचेस करते हैं और कोर्स परचेस करते समय अगर कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर में सभी लेटर्स आपको स्मॉल लिखना है और कोई भी स्पेस नहीं देना है, तो आपको अप टू 50% तक डिस्काउंट देखने के लिए मिल सकता है दोस्तों। चलिए और आगे बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। देखिए यहाँ पर दिया है कि प्लासी का युद्ध। देखिए ये आधुनिक भारत के इतिहास में, लेकिन यहाँ पे जिक्र आ गया तो देख लेते हैं। देखिए जिक्र क्यों आया, क्योंकि पेपर में जितने भी क्वेश्चंस आए रहते हैं ना, तो यहाँ पे क्वेश्चंस को छांट के रखा जाता है, तो इस वजह से इसका जिक्र यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को होता है ना, ये डेट जरूर याद रखिएगा। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को होता है। इसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। देखिए इस युद्ध में कौन कौन होता है, एक तरफ होते बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, है ना, और एक तरफ होती ईस्ट इंडिया कंपनी। नवाब की सेना का नेतृत्व राजद्रोही मीर जाफर, यार लतीफ और राय दुर्लभ ने किया था, जिनके विश्वासघात के कारण नवाब की हार होती। देखिए प्लासी का युद्ध काफी महत्वपूर्ण है। यही एक ऐसा युद्ध होता है जिसके बाद ना ब्रिटिश धीरे धीरे भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने लगते हैं। प्लासी का युद्ध होता है, यहाँ से इनको 3 गांव की दीवानी प्राप्त हो जाती है ना। इसके बाद बक्सर का युद्ध होता है, जहां से भाई 3 राज्य ले लेते हैं, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, है ना, फिर धीरे धीरे पूरे भारत को कब्जा कर लेते हैं। तो प्लासी का युद्ध काफी निर्णायक था। अगर प्लासी का युद्ध यहाँ पे अगर मान के चलेगा सिराजुद्दौला जीत जाते तो परिस्थिति कुछ और रही होती, है ना। लेकिन ये जीतते कैसे भाई, देखिए ना यहाँ पे मीर जाफर, यार लतीफ और राय दुर्लभ, इनने क्या किया, विश्वासघात कर दिया, जिसके कारण इनकी हार हो जाती है। आगे अब यहाँ पे कलिंग के युद्ध के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा की गई है ना। कलिंग का युद्ध कब होता है, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए और 50,000 बंदी बनाए गए। देखिए कितना बड़ा रक्तपात हुआ होगा, 1 लाख लोग मरे थे और 50,000 लोग बंदी बनाए गए थे। इसी युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और कलिंग युद्ध तथा उसके परिणामों के बारे में 13वें शिलालेख में विस्तृत जानकारी मिलती है। तो ये भी याद रखिएगा, है ना, यहाँ पे 13वां शिलालेख जो अशोक का, इसी में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। और इसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था और फिर कभी भी युद्ध न करने का निर्णय इन्होंने लिया था। हल्दी घाटी का युद्ध, ये भाई कौन नहीं जानता है हल्दी घाटी का युद्ध। ये 1576 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर तथा महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था, जिसमें अकबर क्या होता है, अकबर विजयी होता है। तो हल्दी घाटी का युद्ध ये जरूर याद रखिएगा, ये भी काफी महत्वपूर्ण है ना। इसके बारे में विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि बस यहीं तक रहेगा, है ना। आगे यहाँ पर दिया तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध ये भी काफी महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही एक ऐसा युद्ध था जिसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय होती है और मुगल सत्ता भारत में धीरे धीरे अपनी स्थापना या फिर अपनी जड़ को मजबूत करता है। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था, जिसमें गोरी की सजगता और श्रेष्ठ युद्ध प्रणाली के कारण उसकी जीत हुई थी। ठीक, ये युद्ध होता है। इसके बाद भारत में मुस्लिमों के लिए भरपूर द्वार खुल जाता है। आगे यहाँ पे दिया भारत में पोलो खेल का प्रचलन तुर्कों ने किया था। तो पोलो खेल, जिसे कि चौगान भी कहते हैं ना, इसका प्रचलन किसने किया था, तुर्कों ने किया था। ज्ञातव्य है, मतलब आपको पहले से पता है, कुतुबुद्दीन ऐबक पोलो या फिर चौगान का शौकीन था और यही खेलते समय घोड़े से गिर जाता है और 1210 में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये भी वनडे एग्जाम में ना कई बार बना है क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा दिल्ली सल्तनत का शासक था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते समय हुई है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे यहाँ पर दिया सल्तनत काल में ऊंचे धार्मिक और न्यायिक पदों पर बैठे व्यक्तियों को उलेमा, मतलब देखिए यहाँ पे उलेमा मतलब जो ऊंचे धार्मिक पद पे थे उन्हें उलेमा कहते थे, को सामूहिक रूप से दस्तार बंदान मतलब पगड़ी पहनने वाले कहा जाता था। मतलब जो ऊंचे पद पे बैठे होते थे या जो उलेमा वर्ग के लोग होते थे, इन्हें दस्तार बंदान की पदवी दी जाती थी, मतलब पगड़ी पहनने वाले, क्योंकि वे सिर पर आधिकारिक रूप से पहने जाने वाली पगड़ी धारण करते थे। राजपूतों द्वारा मुस्लिम आक्रमणकारियों से स्त्रियों की रक्षा के लिए जौहर प्रथा का प्रचलन हुआ था। देखिए जौहर प्रथा, इसमें क्या होता है, देखिए जो जौहर प्रथा होता है इसमें जो महिलाएं होती हैं ये खुद को आग के हवाले कर देती हैं और मतलब मृत्यु को गले लगा लेती हैं, लेकिन मुस्लिमों के हाथ आना इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं, है ना। तो यही है जौहर प्रथा, है ना। अब आगे और बढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है कि चांद बीबी अहमदनगर के तीसरे शासक हुसैन निजाम शाह की प्रथम पुत्री थी, जिनका संबंध अवध राज्य से नहीं बल्कि अहमदनगर व बीजापुर से था। मतलब देखिए पेपर में क्वेश्चन बना होगा कि चांद बीबी का संबंध किससे था, किस राज्य से, वहां पे विकल्प अवध भी रहा होगा। तो यही वर्णन दिया जा रहा है कि चांद बीबी अहमदनगर के तीसरे शासक, तीसरा शासक कौन है, निजाम शाह, है ना। हुसैन निजाम शाह की पहली पुत्री होती है और इनका संबंध कहाँ से होता है, अहमदनगर व बीजापुर से होता है। जबकि बहादुर शाह का संबंध गुजरात से, है ना, मतलब विकल्प में वहां भी ये भी रहा होगा, है ना। और रजिया सुल्तान का संबंध दिल्ली से तथा बाज बहादुर का संबंध मालवा से होता है। तो ये सब आपको याद रखना है दोस्तों, ये पेपर में क्वेश्चन बनेगा 100%। आगे यहाँ पर दिया जा रहा है कुतुब मीनार का निर्माण 1210 ईस्वी में फिरोज तुगलक
देखिए 1210 ईस्वी में होता है ना। फिरोज तुगलक की मृत्यु सितंबर 1388 ईस्वी में, पुर्तगालियों के भारत आगमन। अच्छा यहाँ पे पॉइंट दिया है कि कुतुब मीनार का निर्माण 1210 में होता है ना। ये क्वेश्चन रहा होगा वहाँ पे मैचिंग के लिए, तो यही बताया जा रहा है। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु सितंबर 1388 में होती है। पुर्तगालियों का भारत आगमन 1498 में होता है, जब वास्को डिगामा भारत आता है ना। आगे दिया कृष्णदेव राय का शासनकाल 1509 से 1529 होता है। जैसे देखिए क्वेश्चन आया होगा पेपर में है ना, उसमें मैचिंग होगा या फिर सही गलत बताना होगा, तो यही यहाँ पर विकल्प दिया है। विकल्प मतलब सीधा सीधा उत्तर दिया है कि आप देखिए ये परिस्थिति ऐसी बनेगी। आगे यहाँ पर दिया है कि शेर शाह द्वारा निर्मित सड़कों को विशेष उल्लेखनीय सड़क लाहौर से लेकर सोनार गांव मतलब बंगाल को जाती, जो सबसे लंबी है तथा सड़क आजम के नाम से जानी जाती थी। देखिए शेर शाह सूरी जो कि जीटी रोड मतलब जो ग्रैंड ट्रक रोड आज भी है ना, ग्रैंड ट्रक रोड, ये भी शेर शाह सूरी ने ही बनवाया है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो शेर शाह सूरी द्वारा निर्मित सड़कों में इसका सबसे विशेष उल्लेख जो है ना, ये लाहौर मतलब जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान में से लेकर सोनार गांव मतलब बंगाल तक जाती थी, और जो सबसे लंबी थी तथा अब समझिए ना, अब ये समझिए कि पाकिस्तान भाई लाहौर यहाँ पर है ना, ऐसे समझिए। अगर आप एक ऑड सा मैप देखेंगे, मान के चलेगा यहाँ पे हम लोग ये मान के चलते हैं, देखिए ये भारत की बात करेंगे, ये रुकिए यहाँ पे मान लीजिएगा ये एक ऐसे ऑड सा ही ड्रॉ किया जा रहा है ना, ये ऑड सा क्या मतलब एकदम ही अलग हो गया, चलिए कोई बात नहीं समझिएगा। देखो अब समझिए पाकिस्तान इधर है ना, अब बंगाल की बात करेंगे तो फिर भाई बंगाल भारत में है ना, सोनार गांव है ना। अब समझिए इधर से लेके ऐसे इधर तक आ रहा है ना, तो ये सबसे लंबी रोड है, यही चीज़ यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है ना, सबसे लंबी रोड थी है ना। इसे क्या कहा जाता था, सड़क आजम नाम दिया जाता था। प्रतीक मुद्रा अहमद तुगलक ने जारी किया था। तो जो टोकन मनी ये किसने, अहमद तुगलक ने जारी किया, मोहम्मद तुगलक ने जारी किया था है ना। आईने अकबरी पद्धति का संबंध अकबर की भू राजस्व व्यवस्था से, आईने अकबरी इसमें भू राजस्व व्यवस्था बताया गया, ये भी याद रखिएगा। चहलगानी अमीर मतलब ये तुर्कान चहलगानी दल का गठन इल्तुतमिश ने किया था। देखिए ये 40 गुलामों का एक दल होता था है ना, 40 गुलामों का दल होता था जिसे तुर्कान चहलगानी कहते थे या फिर अमीर चहलगानी कहते थे है ना, या दल चालीसा भी कहा जाता था। इसका गठन किया था इल्तुतमिश ने। कई बार ये भी क्वेश्चन बनता है कि इसको समाप्त किसने किया था, तो समाप्त किया था बलबन ने। ये भी आपको याद रखना है कि इसको समाप्त किया था बलबन ने। तो दोस्तों ये आज की क्लास रही, दिल्ली सल्तनत पूरी तरीके से डन हो गया। अगली क्लास में हम लोग विजयनगर साम्राज्य की शुरुआत करेंगे। ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।